हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बोहर्स मॉडल। ठीक है, उसकी लिमिटेशन देखी थी कि वो फेल क्यों कर गया था। ठीक है, और आज डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो जैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया हमारे पास एटम का, तो उससे पहले दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई। दो मेजर डेवलपमेंट्स क्या थी कि एक तो थी कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का पता चला हमें। ठीक है, और एक था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये जो दो मेजर डेवलपमेंट्स है, इनसे हमको बहुत हेल्प मिली। ठीक है, अब हम पहले ये दोनों डेवलपमेंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले आया हमारे पास जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर था। ठीक है, तो हमारे पास एक थियरी आई, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, इस थियरी के अंदर डी ब्रोगली ने बताया कि जो हमारे पास कोई भी मैटर है उसकी डुअल नेचर होती है। जैसे रेडिएशन की डुअल नेचर होती है, भाई हमने पढ़ाया है कि रेडिएशन की डुअल नेचर होती है। रेडिएशन वेव की तरह भी काम करती है और रेडिएशन पार्टिकल की तरह भी काम करती है। ठीक है, तो वैसे ही बताया ब्रोगले ने कि जो हमारे पास मैटर है, कोई भी मैटर है, उसके पास भी डुअल नेचर होती है। मीन्स वो वेव की तरह भी काम करता है और वो पार्टिकल की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब आप ऐसे बोल दोगे कि भैया जैसा आपने बोल दिया कि मैटर है, बेसिकली मैंने नहीं बोला ब्रोगले ने बोला था। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि जैसा उन्होंने बोल दिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। चलो, जब हमने मान भी लिया कि वो बोल रहे हैं तो ऐसा होता ही होगा। लेकिन जैसा हमारे पास कोई मैटर है, जैसे मेरे पास एक बॉल है, मेरे पास टेनिस की बॉल है। ठीक है, अब इस टेनिस की बॉल का पार्टिकल नेचर तो ठीक है, पर वो बोल रहे हैं कि वेव वेव वाला नेचर भी होता है किसी मैटर का। तो अभी जो बॉल है इसका वेव नेचर कैसे, हमको तो इसका कोई वेव नेचर नहीं दिखता। भाई जो नॉर्मली कोई भी मैटर है, मैंने मैटर के तौर पे एक बॉल उठा ली टेनिस की। ठीक है, तो अब इस टेनिस की बॉल का, ये सिंपल कोई भी बॉल है, उसका मेरे को वेव नेचर तो नहीं दिख रहा। अब वो क्यों नहीं फाइंड आउट हो रहा? अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमको बताया गया है कि हमारे पास जो भी मैटर है वो वेव की तरह बिहेव करता है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास जो डी ब्रोगले थे, उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, कि हमारे पास जो मैटर है ना उसकी वेवलेंथ ना हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि चलो हमने मान लिया कि जितने भी मैटर है हमारे पास उन सबका डुअल नेचर होता है। ठीक है, लेकिन हमको डुअल नेचर मैटर का क्यों नहीं दिखाई देता, तो वो इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन होगा। देखो यहाँ पे है क्या कि हमारे पास जो मास है, ठीक है, और जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस कि अगर हमारे पास मास बहुत ज्यादा होगा तो हमारे पास वेवलेंथ बहुत कम होगी। ठीक है, तो जब वेवलेंथ बहुत कम होगी तो हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अब आप इसके एग्जांपल में देख लो, जैसे मेरे पास एक बॉल है। ठीक है, तो बॉल का मास तो बहुत ज्यादा होता है, तो जब बॉल का मास बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, तो हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात सही है कि कोई भी मैटर है उसका डुअल नेचर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा मैटर है जिसका जो मास है वो काफी ज्यादा है, तो हम उसका वेव नेचर डिटेक्ट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि उसके पास वेव नेचर नहीं होता, नहीं, वेव नेचर उसके पास होता है, लेकिन क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है तो हम उसका वेव नेचर डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये तो एग्जांपल देख ले कि हमारे पास मैटर है, हमने एग्जांपल ले लिया बॉल का। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब उसका मास बहुत कम होगा तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो हमारे पास जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत कम होता है ना। तो होगा क्या कि जब हमारे पास मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, और जब उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो हमको यहाँ से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी काम करता है ना, और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है क्या, है ना। ठीक है, अब
हम ये देख लेते हैं कि जो मैंने अभी बताया है उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो हम बोलते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना है हमको एटम का, ठीक है। तो हमको इससे पहले दो डेवलपमेंट हुई कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का पता चला हमें, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पता चला, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का कैसे पता चला। तो हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आई, इन्होंने बताया हमको, ठीक है। इन्होंने ब्रोगली ने 1924 में बताया था कि जो मैटर होता है वो रेडिएशन की तरह शुड ऑल्सो एग्जिबिट डुअल नेचर। मतलब जो हमारे पास मैटर है, कोई भी मैटर है, ठीक है भाई, सब मैटर ही तो है, कोई भी चीज मैटर ही होती है। तो हमारे पास जो मैटर होता है उसके पास भी डुअल नेचर होता है, डुअल बिहेवियर होता है, जैसे हमारे पास रेडिएशन का डुअल बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बताया हमको ब्रोगली ने 1924 में, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि जैसे जस्ट एज अ फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, जैसे हमारे पास फोटोन होता है, फोटोन मतलब जो लाइट आ रही थी हमारे पास उसका पार्टिकल होता है जो, उसको हम फोटोन बोल देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास फोटोन होता है उसके पास मोमेंटम होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके वेवलेंथ भी होती है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि फोटोन का डुअल नेचर है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास भी मोमेंटम होता है, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ भी होती है। तो हमने यहाँ से ऐसे बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास भी डुअल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी काम करता है और वो पार्टिकल की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस में ये बातें बोली, ठीक है। और इन्होंने एक फाइनली फॉर्मूला दे दिया कि जो हमारे पास कोई भी मैटर है, इन्होंने बोला था ना कि मेटल का डुअल बिहेवियर होता है, जो भी हमारे पास कोई मैटर है उसकी वेवलेंथ का पता हमको इस फॉर्मूले से पता चलेगा, ठीक है। तो इन्होंने कोई भी मैटर की वेवलेंथ हम कैसे फाइंड आउट करें, तो ये बोलते हैं इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करो, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ मैटर, ठीक है। तो अभी आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास मैटर होता है उसका डुअल बिहेवियर होता है, जैसे रेडिएशन का डुअल बिहेवियर होता है। रेडिएशन वेव की तरह भी काम करती है, रेडिएशन पार्टिकल की तरह भी काम करती है, वैसे ही मैटर वेव की तरह भी काम करता है और मैटर पार्टिकल की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह भी काम करेगा और पार्टिकल की तरह भी काम करेगा। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इस हाइपोथेसिस से हमको ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी डुअल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास वेव की तरह भी काम करता है और पार्टिकल की तरह भी काम करता है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड डेवलपमेंट थी वो थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने बोला कि हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और जो उसकी मोमेंटम है, या पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, हम दोनों चीज़ों को एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली तो उसकी पोजीशन गलत हो जाएगी, ठीक है, और अगर हमने उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर ली तो उसकी वेलोसिटी गलत हो जाएगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें एक साथ फाइंड आउट नहीं की जा सकती। अब जैसा अगर मैं बोल दूं कि कोई रनिंग में है चीज़, कोई कोई भाग रहा है कोई, ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ कैसे मैं उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन कैसे बता सकता हूँ एक साथ। जब वो भाग रहा है तो वो रुक ही नहीं रहा कहीं पे भी, ठीक है। अब वो रुक नहीं रहा कहीं पे भी, तो अब जब वो रुक ही नहीं रहा तो मैं कोई भी पोजीशन बताऊं, मैं जो पोजीशन बताऊंगा वो उससे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बताई उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन आप एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपने कर ली तो उन दोनों चीजों में से एक चीज सही होगी और एक चीज गलत होगी, ठीक है। ये चीज समझ आई, है ना। तो अभी देख लेते हैं इसको। तो ये है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये बोलते इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलते हैं कि ये पॉइंट इम्पॉसिबल है
कि आप एग्जैक्ट पोजीशन भी फाइंड आउट कर लो इलेक्ट्रॉन की और उसका मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लो, दोनों एक ही साथ, दोनों चीज एक ही साथ। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, और हमारे पास उन्होंने कुछ ये फॉर्मूला दे दिया कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम h अपॉन इज इक्वल टू है या ग्रेटर देन है h अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब हमको पता है कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mv। तो अनसर्टेनिटी की जगह जो अनसर्टेनिटी है हमारे पास मोमेंटम की, उसी जगह पे हम ये रख लेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v h अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, तो यही तो बोल रहा था मैं कि न तो हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन का, और एक साथ ही हम पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या? ठीक है, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो अब आप मेरे को ना ये चीज बता दो, हमने दो पॉइंट देखे कि इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है वो, और वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, ये बताया हमने, ये बताया हमको ब्रोगली ने। ठीक है, फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा कि जो हम इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन और उसका जो मोमेंटम है या पोजीशन और उसकी वेलोसिटी है हम एक साथ नहीं बता सकते। ठीक है, अगर हम बता रहे हैं तो उन दोनों में से एक चीज गलत होगी। ठीक है, तो अब जब ये दोनों चीजें आ गई ना, तो इन दोनों डेवलपमेंट्स ने या इन दोनों थियरीज ने बोहर मॉडल को दिया। ठीक है, बोहर मॉडल को रॉन्ग प्रूव कर दिया। कैसे? अब बोहर ने क्या किया था, बोहर ने अपने मॉडल में बताया था कि जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव कर रहा है एक फिक्स पाथ में, और उसको बोल दिया था उन्होंने ऑर्बिट। ठीक है, तो उन्होंने दोनों ही चीजें एक साथ बता दी, मतलब उन्होंने उसकी पोजीशन भी बता दी और उसका मोमेंटम भी बता दिया। अब अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग की, तो ये बोलते कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, तुम दोनों चीजें एक ही साथ बता रहे हो, तो इसका मतलब इनमें से एक चीज गलत बता रहे हो तुम। ठीक है, तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो बोहर ने बताई थी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम या वेलोसिटी, ठीक है, वो गलत बताई थी उन्होंने, एक बात। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह भी काम करता है, वो पार्टिकल की तरह भी काम करता है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी, जो हमारे पास बोहर थे उन्हें ये बात नहीं पता थी। उन्होंने तो पूरे टाइम यही सोचा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह काम करता है, और इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और उसको हम ऑर्बिट बोल देते हैं। ठीक है, अगर उनको पता होता कि वेव का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो फिर वो ये बात ना बोलते कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इन दोनों डेवलपमेंट्स ने जो बोहर का मॉडल था उसको प्रूव कर दिया गलत। ठीक है, आई ये वाली चीज समझ में? ठीक है, तो अब हम फाइनली पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या था। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि अभी हम स्टार्टिंग से, चैप्टर के स्टार्टिंग से हम बस एक चीज जानना चाहते हैं कि जो एटम है हमारे पास उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ठीक है, अब ये दोनों डेवलपमेंट आई जो हमारे पास, ये आई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आई और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, इन्होंने एक चीज साबित कर दी कि हमें इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है हम वो नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसकी कोई एग्जैक्ट पोजीशन होगी। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, और हम पूरे चैप्टर में यही जानना चाह रहे थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती क्या है। तो अब हमने कहा कि चलो यार, हमको एग्जैक्ट जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी है
उसकी जो पोजीशन की प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, हम उसका तो पता लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से इस वाले पॉइंट को तो एंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कहीं पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एटम का, ये यही बोलता है कि जो हमारे पास एटम है, एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे वेव की तरह पे ऐसे मूव करता रहता है। मतलब आप इसको ऐसे देख लो कि जैसे ये हमारे पास कोई एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो कुछ ऐसे ऐसे मूवमेंट उसकी होती रहती है, ठीक है। तो उसकी कोई फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ क्या, है ना। इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, वो ना रैंडमली मूव करता है, क्योंकि उसका नेचर वेव वाला होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके फीचर्स देख लेते हैं, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट रह गया ये वाला, कि जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये जो हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये ओनली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे काम करता है, ठीक है। ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता। जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ तो उस पे काम करेगा, अगर मैं बोल दूं हमारे पास कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे फुटबॉल हो गई, तो उस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई क्या, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के जो फीचर्स हैं, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसके जो फीचर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, उनकी पहली ही स्टेटमेंट ये थी कि हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है। पहली ही स्टेटमेंट ये थी इनकी, ठीक है। अब इसके अंदर ना हमारे पास एक ये होता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन, हमारे पास इसके अंदर एक श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, बेसिकली ये है। अब है दिखने में तो ये काफी खतरनाक सी लगती है, लेकिन आपको ये याद नहीं करनी है ना, दिखने में तो काफी टफ लगती है ये, पर आपको ये याद नहीं करनी, बस आपको एक बार ये देख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे जो ई है ये हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, और ये जो साई है इसको बोल देते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल या वेव फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली एक ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है हमारे पास, जो हमको ये बताती है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की वो बताती है, क्योंकि हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। और ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की पहली स्टेटमेंट ये है कि जो हम एग्जैक्ट पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन की वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम केवल उसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, और वो भी हम इस इक्वेशन की हेल्प से करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास हमको कुछ फीचर से डिस्कस करने हैं, बस आपको ये देखना कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये है हमारे पास 2 इक्वेशन, ठीक है, और इसमें जो साई है ये एटॉमिक ऑर्बिटल या वेव फंक्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो अब हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फीचर्स तो हमने देख लिया कि ये जो इनका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो पहला फीचर्स था उसमें तो इन्होंने बोल दिया कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स से पता लगाएंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की हमको एटॉमिक ऑर्बिटल बताएगा। और याद रखना ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये ऑर्बिट अलग होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल अलग होता है। ऑर्बिट हम डिस्कस कर रहे थे बोहर मॉडल में, बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है एक फिक्स पाथ में, सर्कुलर पाथ में, हम उसको ऑर्बिट बोलते हैं, तो वो ऑर्बिट था बोहर मॉडल में। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग,
क्लियर है ना। तो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। तो अभी बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। ऑर्बिट अलग है, एटॉमिक ऑर्बिटल अलग है, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की, उसकी पोजीशन निकालने की, वो हमको एटॉमिक ऑर्बिटल ही बताएगा, ठीक है। अब ये बात तो हमको पता ही है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे है वो हमको एटॉमिक ऑर्बिटल ही बताएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। तो 2 पॉइंट क्लियर कर दिए हमने। थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो सकते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में बस 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे पास बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो हम पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको इलेक्ट्रॉन बाद में देंगे हम। ये पॉइंट क्लियर है क्या, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब एक ये होता है कि हमको जो, अगर हम साई है जो हमारे पास साई, ये साई अगर हम इसके मोड का स्क्वायर कर दे तो हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम साई के मोड का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई भी एनर्जी नहीं ले सकता, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी ही ले सकता है जो इस इक्वेशन को, जो एनर्जी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उस ही एनर्जी को ले सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है path of an electron in an atom can never be determined accurately। तो हम इलेक्ट्रॉन की पाथ है जो एटम के अंदर एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो हम भाई हम बिल्कुल एक्यूरेट तो बता नहीं सकते, लेकिन जो भी हम बताएंगे, जो भी हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे, जो भी हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्यूरेट तो हम बता नहीं सकते, पर हम कुछ तो बताएंगे ना कि यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो हम एटॉमिक ऑर्बिटल की हेल्प से ही बताएंगे, ठीक है। और दोबारा बता रहा हूँ कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल अलग है, जो हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था ऑर्बिट, वो अलग है, ठीक है। ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं होता, एटॉमिक ऑर्बिटल अपने आप में एक अलग चीज है, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड है कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कंटेन कर सकता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जिस एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स। तो हम अलग अलग ऑर्बिटल्स में उनको फिल करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जिसकी ज्यादा है एनर्जी उसको हम बाद में फिल करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज proportional to the square of orbital wave function। ये तो हम जब हम साई के मोड का स्क्वायर करेंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की, ठीक है। ये हो गया है ना। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वो क्वांटाइज्ड होती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी को ले लेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड एनर्जी को ही लेता है, ठीक है। जो एनर्जी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को लेता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास फाइनल मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। अभी तक तो पूरी डिबेट यही चल रही थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते कहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि हम ये एक्यूरेटली तो बता ही नहीं सकते कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते कहाँ पे हैं, एक्यूरेटली नहीं बता सकते, बस एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ये यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेटली बता सकते कि जैसे बोहर ने बता देता कि ये ऐसे यहाँ पे ऑर्बिट्स में होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई क्या। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि हम
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते, प्रोबेबली बता सकते हैं। और वो हमने बताया भी कि जैसा हमारे पास एटम है, हमने क्या वो हमें क्वांटम जो मैकेनिकल मॉडल है इसने बताया कि जो हमारे पास एटम है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे उसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स में ऐसे वेव की तरह पे मूवमेंट शो करता है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि एक्यूरेट पोजीशन हम इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमको ये तो चलो पता चल गया कि एक्यूरेट तो हम पोजीशन नहीं बता सकते, लेकिन जो पोजीशन हम बताएंगे वो हम एटॉमिक ऑर्बिटल की हेल्प से बताएंगे, ठीक है। और दोबारा बोल रहा हूँ कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और जो ऑर्बिट्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स जैसा कुछ नहीं होता, ऑर्बिट्स यूज किया था बोहर ने अपने मॉडल में, वो हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल बचता है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बाय।